अस्सलाम वालेकुम। मैं शुरू में ये कहना चाहूँगा कि जिसको हम लोग गाज़ा वार कहते हैं या कह रहे हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो यूज होता है, वो एकसा नहीं है, मोनोलिथिक नहीं है। जिस पर्सपेक्टिव में हम लोग देखते हैं उस पर्सपेक्टिव में ना अरब देखता है, और जिस पर्सपेक्टिव में अरब देखता है उस पर्सपेक्टिव में यूरोप नहीं देखता है, और जिस पर्सपेक्टिव में अफ्रीका देखता है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज देखते हैं, उस पर्सपेक्टिव में इंटायर वेस्ट नहीं देखता है। ये क्लैश ऑफ जो पर्सपेक्टिव्स है, इसको समझना नहायत ही ज़रूरी है। और वो पर्सपेक्टिव सिर्फ गाज़ा को लेकर नहीं है, इंटायर पैलेस्टाइन के लेकर है, चाहे उसकी हिस्ट्री हो या आज की रियलिटी हो। तो बहुत ही क्लैश है, कंटेस्टेशंस हैं। सबसे अच्छी बात यह है इस कंटेस्टेशंस में कि हम मोरल ग्राउंड पे बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी जो है, जिसको इन टर्म्स ऑफ पावर देखते हैं हम लोग, उस पर वेस्ट और इजराइल मजबूत है। और आज भी जो गाज़ा पे जो कंटेस्टेशंस है, वो इसी दो पर्सपेक्टिव में है। एक मोरली कोस्ट है, एक मोरल आर्गुमेंट की बात करता है, और एक पावर बेस पे है। और इस चीज को हम जब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे तब तक हम खुद से मिसलीड होंगे और दुनिया को भी मिसलीड करेंगे। तो ये बहुत ही अहम नुक्ता नज़र है कि इसको हम लोग समझें पहले कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में पॉलिटिक्स किस तरह से की जाती है और डिप्लोमेसी किस तरह से की जाती है। और इस डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है और डिप्लोमेसी बिल्कुल ही डिफरेंट है। दूसरी इसकी खुसूसियात ये है कि जो मोरल पर्सपेक्टिव है और जो पर्सपेक्टिव ग्राउंडेड इन मोरालिटी है जिस पे हम लोग हैं, उसमें आज के दौर में जूविश स्कॉलर्स का इजाफा हो गया है। खासकर इस गाज़ा के बाद उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी 2 दिन पहले का एक सर्वे आया है, यूएस में जूविश कम्युनिटी का स्पेशल सर्वे है, जिसमें 32% जूविश कम्युनिटी ने ये कहा है कि हम लोग जू जरूर हैं लेकिन हम लोग ज़ायनिस्ट नहीं हैं, एंड वी हैव नथिंग टू डू विद द ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट कॉल्ड इजराइल। ये अब तक इतना वाज़े तौर पर उनके बीच ओपिनियन का, मौक़िफ़ का डिफरेंसेज नहीं था। दूसरा, उस सर्वे में एक और चीज़ बहुत ही जिसका इम्प्लीकेशंस बहुत हाई है, 29% डेमोक्रेट्स का सपोर्टर्स या वो अमेरिकन ने कहा है कि हमने डेमोक्रेट को सिर्फ वोट इसलिए नहीं दिया कि डेमोक्रेट मेंटेन अ डबल स्टैंडर्ड, इट डिड नॉट डील विद द गाज़ा ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस। ये डबल स्टैंडर्ड को इसे हम लोगों ने, जबकि वो ट्रेडिशनली, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो गाज़ा की जो अभी कन्फ्लिक्ट है, जो तसादुम है, इसके वजह से एक ग्लोबल लेवल पर न्यू कॉन्शियसनेस आ रहा है। और वो न्यू कॉन्शियसनेस जो ग्लोबल लेवल पे है, वो पीपुल सेंट्रिक है, स्टेट सेंट्रिक है। और मगरबी दुनिया में खासकर पीपुल सेंट्रिक है, स्टेट सेंट्रिक है। स्टेट सेंट्रिक अभी नहीं है, और है भी तो बहुत ही माइनॉरिटीज में है और वीक है। अफ्रीका में ये जो सेंट्रिक है, पीपुल सेंट्रिक भी है और स्टेट सेंट्रिक भी है। एंड अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि जिसको हम लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, मशरिक़ वस्ता कहते हैं, अरब दुनिया में, ये दोनों सेंट्रिक इस मरतबा वाज़े तौर पर बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ है। जिसको आगे होना चाहिए वो बिल्कुल ही या तो पीछे है या है ही नहीं। इस वक्त अरब का जो रिएक्शन है, जो मौक़िफ़ है गाज़ा पे, न स्टेट वाज़े तौर पर कोई मौक़िफ़ अख्तियार किया है, और पीपुल स्टेट बिल्कुल ही ऑलमोस्ट साइलेंट है। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। ही इज ए सीनियर फेलो इन द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एंड ही नोज मच बेटर एंड मोर देन मी। आप लोग उनसे भी इंटरेक्शन करेंगे जब भी मौका मिले। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट वेरी कॉन्स्टेंटली। दूसरी बात यह है कि जिसको गाज़ा को हम लोग जिसको जेनोसाइड कहते हैं, और मगरबी दुनिया उसको जेनोसाइड अभी मानने को तैयार नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था?
इसका ऑब्जेक्टिव, इसको समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि सिंपली उसका ऑब्जेक्टिव इजराइल का, वो रिएक्ट कर गया, इजराइल वाज प्रोवोक्ड बाय द एक्शंस ऑफ द हमास पीपुल। ये ऐसा नहीं है। इजराइल की प्लानिंग ये थी कि 2023 में ही उसने गाजा का एक है द नेटजारिम कॉरिडोर, जो गाजा को साउथ एंड नॉर्थ गाजा को डिवाइड करता है, उस कॉरिडोर पे उसने पहले कैप्चर किया। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गाजा के अवाम के और ज्योग्राफी के एतबार से भी और अवाम के बीच जो एक यूनिटी है उसको ख़त्म करो। उसमें क्रैक लाओ, फॉल्ट लाइंस क्रिएट किया गया। और ठीक पिछले साल एक और कॉरिडोर है जिसको कहते हैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, उसको इजराइल ने ऑक्युपाई किया। वो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है गाजा को इजिप्ट से और सिनाई से डिवाइड करता है। तो ये पहले से 7 अक्टूबर 24 के पहले की ये प्लानिंग थी, 23 की पहले की प्लानिंग थी, और जिस पर इजराइल ने अमल किया। और ये क्यों अमल किया कि इजराइल हैज बीन प्रैक्टिसिंग 48 से ही ए पॉलिसी कॉल्ड द क्रिएशंस ऑफ न्यू रियलिटीज ऑन द ग्राउंड। तो ये बिल्कुल एक फ्रेज है जिसको मैं यूज कर रहा हूं, क्रिएशंस ऑफ न्यू रियलिटीज ऑन द ग्राउंड। और जब भी वो न्यू रियलिटीज ऑन द ग्राउंड कैसे क्रिएट करता है, उसको ऑक्युपाई करता है, सेटलमेंट लाता है और अप्रोप्रिएट करता है। And later on, it is being approved, accepted by the West as the fact. The fact. और उस the fact को negotiation की जब बात आती है कि how this the fact should be settled honorably and judiciously, वहाँ पर वेस्ट मगरबी दुनिया जो है इजराइल को सपोर्ट करती है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इस एक गाजा से छोटे से जो एक एंटिटी है, ज्योग्राफिकल एंटिटी, उसमें ग्राउंड रियलिटीज, न्यू ग्राउंड रियलिटीज को क्रिएट किया जाए, और ताकि उसी ग्राउंड रियलिटीज के जरिए हम अपने आप को अंदर ले जाएं, गाजा के किनारे न रह के अपने आप को पुश करें इनसाइड द गाजा। तो उस स्ट्रेटजी के तहत इसको किया गया। दूसरा हम बात ऑब्जेक्टिव, उसको सॉलिडिफाई, वो करना, कंसोलिडेट करना। इजराइल कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगा रहा। दूसरी अहम जो गाजा का जो इजराइल का जो ऑफेंसिव है, जो उसका ऑब्जेक्टिव ये था और ये है, और इस पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट तैयार किया है यूरोपियन यूनियन का थिंक टैंक्स ने, टू डी गाजा। डी गाजा जो है एक, अगेन इट इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस टू मेक गाजा इनहेबिटेबल, यानी गाजा को इस तरह से करो इंसान का वहां रहना नामुमकिन हो जाए, टू चेंज द ग्राउंड रियलिटी। और इस टाइम, इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज था उसकी इकोलॉजी को चेंज करना था, और उस पे इजराइल अभी तो लग रहा है कि पार्शियली कामयाब हुआ है, लेकिन उससे वो विड्रॉ नहीं किया, वो आगे बढ़ने का पूरा प्लानिंग बनाया हुआ है। और ये डी गाजा जो है, इस डी गाजा को करने का एक और मकसद था कि अगर ये गाजा डी गाजा हो गया, इजराइल के ऑक्यूपेशंस में आ गया इन ए डिफरेंट वे, तो जो पैलेस्टीनियंस कम्युनिटीज का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी, उसका ये जो ड्रीम है टू हैव ए इंडिपेंडेंट सॉवरिन और इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस सॉवरिन स्टेट, ये किल हो जाएगा। पैलेस्टीनियंस का एक्सेस जो है थ्रू ओशन है टू द आउटसाइड द वर्ल्ड, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एंड पैलेस्टीनियन ज्योग्राफिकल कम्युनिटी विल बी ए मैटर ऑफ पास्ट, इट विल बी फिनिश फॉर एवर्स। तो उस पैलेस्टीनियन जो एक यूनिटी थी उसको किल करना था। तो ये डी गाजा में 3 अहम चीज़ें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, जो इसराइल का हिकमत अमली का, स्ट्रेटजी का अहम तरीका है, अहम मकसद हासिल है। एक तो उसको इनहेबिटेबल बनाना, दूसरा ये है कि अपने आप को फिजिकली इनसाइड लोकेट करना, और तीसरा ये है कि पैलेस्टीनियन ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी, यानी पैलेस्टीनियन यूनिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी, उसको हमेशा के लिए किल कर देना, और पैलेस्टाइन को चारों तरफ से सराउंड करना, उसको विशेष कम्युनिटी में कन्वर्ट करना। दे मस्ट नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड, आइदर थ्रू द सी और थ्रू द एयर
और थ्रू द लैंड कॉरिडोर्स। ये उसका ऑब्जेक्टिव है और इस पे वो काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। इजरायलीज हैव बीन very skillful in letting the outside worlds know their study also through their works, not through their verbatim kind of policies, through their actions. तो ये बुनियादी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए जो गाजा में जाहिरी तौर पर दिखाई दे रहा है। अब मैं आता हूं कि गाजा डील हुआ है, ये क्या है। एक चीज मैं और यहां पर मैं वाजे करूंगा, जो गाजा है, जो डील है, ये डील है, एग्रीमेंट नहीं है, ये किसी तरह का समझौता नहीं है, ये एक डील है, एक काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ही फ्रेजाइल एंड टेनुअस इन नेचर है। ये वैसा ही है जैसे ओस्लो डील हुआ। ओस्लो डील हुआ और इस ओस्लो डील का कोई ग्रांटर नहीं बना। नतीजा ये हुआ कि उस डील की इंटरप्रिटेशंस और इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ही नहीं हो पाई। अलबत्ता जो एडवर्ड सईद ने लिखा था उस डील के बाद, द जेंटलमैन हैज प्रूव्ड राइट, उसने ये कहा था कि ये तो हमें स्टेट देने के बजाय हमको फर्दर मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन में डाल दिया गया। पैलेस्टीनियन कम्युनिटी ये ज्योग्राफी के एतबार से और कम्युनिटीज के एतबार से इट विल अंडरगो मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन जो हमारे आंखों के सामने है। जिस वक्त उसने कहा था 1995 में, उस वक्त he was rejected. His ideas, his opinion, his readings of the script of the deal was rejected by everybody, including Arabs. But he has been proved 100% right and more than right. तो उसी तरह से ये एक तरह का डील है। इस डील में कोई ग्रांटर नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये डील हुआ कैसे है और कराया कौन है, ये भी एक यूनिक है अपने आप में हिस्ट्री में। Deal has been done because of two parties. One is the committer of the crimes and one is the patron and backers of the crime. इसमें किसी तीसरे का प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कतर का जो रोल है वो बहुत ही एल्यूसिव इन नेचर है, ए काइंड ऑफ वॉश है। उसकी कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, कोई लीगल वैल्यूज नहीं है। उसे सिर्फ एक जगह दिया गया, उसका ऑब्जेक्टिव ये था जस्ट टू रिसीव और जस्ट टू गिव इट ए काइंड ऑफ रीजनल बैकअप, रीजनल सपोर्ट, रीजनल लेजिटिमेसी, ए काइंड ऑफ रीजनल एकॉर्ड। लेकिन उसकी रियलिटी दूर दूर तक नहीं है। तो ये डील भी हुआ है बिकॉज ऑफ द अमेरिकन्स एंड बिकॉज ऑफ द इजरायलीज एंड हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कार्नेज एंड द क्राइम्स। सो अब इस तरह के डील को आप क्या इस डील से उम्मीद कर सकते हैं? It is up to us, every one of us, to guess and to develop our understanding more and more on the matters. तीसरी अहम बात यह है कि इस डील में 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज जो है 42 डेज के लिए, उस फेज में कुछ गिव एंड टेक है कि हम इजराइल पार्शियली भी ड्रॉ करेगा और कुछ नंबर्स ऑफ द हॉस्टेजेस जो है इट विल बी रिलीज बाय द पैलेस्टीनियंस। और लेकिन आफ्टर 42 डेज के बाद जो डील का 2 फेजेज है टोटली साइलेंट है कि करना क्या है और कैसे करना है। टोटली साइलेंट है। इट इज ए सब्जेक्ट टू फर्दर नेगोशिएशंस एंड नेगोशिएशंस अमॉन्ग whom it has not been clear. The negotiations will be between the Palestinians and who will be represented by the Palestinians and the Israelis. ये बिल्कुल ही ऑब्सेंट है। और उस नेगोशिएशंस में अरब का क्या रोल होगा, अरब खुद इस चीज को बॉदर नहीं करता है जानने के लिए, और वो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाहता है स्टेट के तौर पे। तो ये डील, ये फर्स्ट जो 42 डेज का डील है, इसमें से अराउंड 9 डेज खत्म हो चुका है और इफेक्टिव वे में सिर्फ ये हुआ है कि कुछ पैलेस्टीनियंस रिलीज किए गए हैं और कुछ हॉस्टेजेस को रिलीज किया गया है। नथिंग हैज डन सो फार एंड कुछ रिलीफ मेजर से स्टार्ट हुए हैं। अनदर इंपॉर्टेंट ये है कि हु विल गवर्न गाजा आफ्टर दिस डील इज टोटली साइलेंट। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत डेंजरस खतरे की घंटी है, जिसको जो जितना पहले सुन ले उतना ही बेहतर है, अगर उस पर सुन भी ले और अमल भी करे तो
ये एक ये है। दूसरी बात ये है, रिलेटेड बात ये है कि इजराइल की स्टेटेड पॉलिसीज ये है और उस पर वो अमल कर रहा है कि हमास विल बी नॉट अलाउड टू कम बैक एंड रूल ओवर द गाजा। अब क्वेश्चंस हमारे आपके लिए है और पूरे ग्लोबल कम्युनिटी के लिए है कि हमास है कौन? हमास है कौन? आज की जो हमास के लोगों की जो साइकोलॉजी है, जो मोरल फाउंडेशंस है, आप उनकी जो कलेक्टिव कॉन्साइंस का, वो ये है कि एवरीबडी इज हमास। इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी एक भी पैलेस्टीनियंस एंड स्पेशली फ्रॉम गाजा और फ्रॉम एवरीवेयर स्पेशली फ्रॉम गाजा, एक भी पैलेस्टीनियंस हमास लीडरशिप के खिलाफ आके नहीं बोला। और तमाम ये ऑपरेशन इसीलिए कराया गया कि पैलेस्टीनियंस बगावत करें हमास लीडरशिप के खिलाफ, ताकि उनको हम रिप्लेस करें। दोज हु विल कम फॉरवर्ड विल बी गिवन द चार्ज, विल बी मेड द party to the negotiate with Israel and the others, will be recognized as the leader and the representative of Gaza। ये नहीं हुआ। पैलेस्टीनियंस अपनी सब कुछ गंवा दिया उस कौम ने, लेकिन अपने लीडर्स के खिलाफ बगावत पर नहीं उतरा। ये एक दिलेर होने की इंसानी तारीख की बेहतरीन सबूत है कि किस तरह से पैलेस्टीनियंस, चाहे ज़ईफ हो या औरत हो या मर्द हो या बच्चे हो, सबने कुर्बानी दे दिया। जिस कुर्बानी के बारे में हमको पढ़ाई जाती है और तरबियत दी जाती है और कुरान और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से और कुरान से कोट किया जाता है, उसका जिंदा जावेद मिसाल उन लोगों ने पेश किया है। इस चीज को एप्रिसिएशन होनी चाहिए और वर्बली नहीं, अपने अमाल के जरिए। दूसरी बात यह है कि हमास विल बी अलाउड टू कम ओवर, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ पॉलिटिकली एंड अगेन रीस्टार्ट देयर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस प्रोसेस। इस पे अरब बिल्कुल ही इसके खिलाफ है। इस आइडिया, ये सिर्फ मगरबी दुनिया ने इजराइल का मामला नहीं है। अब इसके पीछे जहनियत क्या है? इसके पीछे जहनियत यह है कि अरब का जो डोमेस्टिक रियलिटी है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अरब कभी भी नहीं चाहता है कि किसी भी अरब कंट्री में जमहूरियत या सूरा बेस निज़ाम, पॉलिटिकल निज़ाम कायम हो, ताकि वो एक मॉडल के तौर पे अरबों के पास जाए। वो नहीं चाहता है। और हमास और गाजा एक वाहिद एक एंटिटी है, मैं उसको बईद की बात नहीं मान रहा हूं, जो आज भी है, जिसके अंदर ये कुव्वत है, ये जज्बा है, ये हौसला है और कल्चर है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर है कि वो एक ऐसे सियासी निज़ाम की ख्वाब देख रहा है और जिस पर वो काम कर रहा है, जिसमें पैट्रोनेज का सिस्टम ना हो, ऑथोरिटेरियनिज्म ना हो, उस तरह के निज़ाम हो जो जिसकी नुमाइंदगी अवाम के दरमियान से अवाम के ही शक्ल में आए, आम आदमी की शक्ल में आए, और उसकी जो निज़ाम हो अवाम तय करे, अपने तारीख, अपने कल्चर, अपने मजहब, अपने सकाफत, अपने तौर तरीके के, अपने मुफाद के तरीके से, जिसमें इंसान की खुद मुख्तारी हो। ये चीज़ें, ये जो मोरल वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली पूरे अरब खित्ता में एब्सेंट है, पूरे अरब खित्ता में। तो अरब बिल्कुल नहीं चाहता है। इसीलिए अरब सबसे अगर लीस्ट कोई रोल प्ले किया है, एल्यूसिव एंड एम्बिगुअस, चाहे वो ट्रीटी हो, सोकल डील हो, न ट्रीटी, गाजा डील हो, या पैलेस्टीनियंस को कम से कम अखलाकी सपोर्ट एक्सटेंड करने का मामला हो, उसमें अरब ने किया है। और अरब के रूलर इस वक्त एक मामले में, रूलर्स की बात कर रहा है, पॉलिटिकल रिजीम्स की, आवाम की बात नहीं कर रहा, बहुत ही कामयाब हुआ है। और किस मामले में कामयाब हुआ है कि उसने अरब स्टेट को ठंडा कर दिया, मैनेज कर दिया। सबसे पावरफुल वो स्टेट जो आया था, वो आया था अरब स्प्रिंग के नाम पर, और जो सिस्टमेटिकली वे में उनके साथ जो जुल्म किया गया पूरे अरब खित्ते में, उसका नतीजा हमारे सामने आ गया कि वो अरब स्टेट भी अब इस वक्त बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया है। और इस चीज को अरब की हुक्मरान बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहा है।
तीसरी अहम बात यह है कि अरब में इस वक्त आज से कम से कम 20 साल पहले दो पावरफुल आइडियोलॉजीज थे, जो दोनों पावरफुल आइडियोलॉजी, हालांकि उस दोनों में तसादुम था, क्लैश था, लेकिन दोनों पावरफुल आइडियोलॉजी में एक तरह के नेशंस को कंस्ट्रक्ट करने की, क्रिएट करने की कुव्वत थी। अब उस नेशन बिल्डिंग की आइडियोलॉजी जो भी हो, लेकिन नेशन बिल्डिंग की ताबीर, उसमें ड्रीम था, उसमें ख्वाब था, एक मॉडल था, और वो दोनों एक इंडिजेनस हिस्ट्री एंड वैल्यू पे था, जिसको मैं कह रहा हूं अरब नेशनलिज्म्स और इस्लामिज्म्स। आज बदकिस्मती से दोनों वीक ही नहीं है, बिल्कुल डिसअपियर, टोटली डिसअपियर। अब इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? इसका अल्टरनेटिव ये होना चाहिए, इसका अल्टरनेटिव जिसके मैं हक में नहीं हूं, लेकिन मेरा क्या हक बनता है दूसरे के तकदीर को सेव करने का, इट इज देयर मैटर्स टू सेव देयर डेस्टिनी, कि नेशनलिज्म को लाएं। आज अरब में जिस नेशनलिज्म को लाया जा रहा है, वो जो लाना चाहिए कम से कम, वो भी नहीं आ रहा है। तो आ क्या रहा है? स्टेट नेशनलिज्म्स। और वो स्टेट नेशनलिज्म्स का जो काम है वो ये है कि बाय हुक एंड क्रुक टू रैली पीपल बिहाइंड देयर रिस्पेक्टिव ऑथोरिटेरियन regimes without any citizenship identity and rights। आपका काम यह है कि अब सऊदी से आज हुकूमत, सऊदी अरबिया की आज हुकूमत सऊदी से यह डिमांड कर रही है कि तुम मेरे पीछे रहो एंड डोंट टॉक अबाउट एनी राइट्स एंड किसी तरह की ऑटोनोमस आइडेंटिटी, वी विल बी प्रोवाइडेड। एक बहुत बड़ा फ्रेज है, एक यूरोपियन स्कॉलर्स ने कहा है कि किसी कौम को अगर खामोश करना है, बहुत सारे फ्रेजेज हैं, कोटेशन हैं जो मैं आदमी कह सकता है, आप लोग जानते हैं, मैं ये कोट कर रहा हूं कि उसको आप रोटी दे दीजिए और सर्कस दे दीजिए, जहां वो डांस करे, नाचे, खाए पिए। और आप देखिए कि किस तरह से खासकर इस जीसीसी स्टेट्स में इस दोनों को प्रोवाइड करके लोगों के जो कॉलेक्टिव हिस्स होता है, जिसको हम लोग इज्तिमाई फिक्र कहते हैं, उसको मार दिया और इनफरादी फिक्र को भी मार दिया गया। इसके वजह से अरब दुनिया में नेशनलिज्म में नहीं आ रहा है, स्टेट नेशनलिज्म आ रहा है, जो स्टेट नेशनलिज्म एक अजीब तरह के सिमत में उसको ले जा रहा है और बहुत ही तेजी के साथ ले जा रहा है, जहां पे ना उसका तारीख महफूज है, ना उसका कल्चर महफूज है, और फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, उसके दुनियावी मुफाद तक महफूज नहीं है। और इस चीज को मैं ये कहता हूं, मैं अपनी जबान में, कि किस तरह से अरब ने अपना सब कुछ इंक्लूडिंग विजडम को आउटसोर्स कर दिया। इंक्लूडिंग विजडम, उसके अपने विजडम भी नहीं है जो उसको अप्लाई करे दाखिली मामलात में, खारजी मामलात को तो फॉरगेट कर जाइए। तो आज के अरब का ये सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में इस डील की क्या गारंटी होगी और क्या सूरत हाल होगी, आप लोग इमेजिन करें। बहुत ही एक तरह के फोबिक सिनारियो क्रिएट कर रहा है दिमाग में, एक तरह का खौफ, एक तरह की नाउमीदी का कैफियत पैदा कर रहा है हर आदमी के दिमाग में। लेकिन उसको सिर्फ सोच कर ही रह जाना एक कामिल इंसान का काम नहीं है, उसके साथ डील करना। अब मैं उस डील की बात नहीं कर रहा हूँ जिस डील की अभी बात कर रहा था, उसके साथ मुकाबला करना ये हमारा अखलाकी फर्ज बनता है, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, कम से कम अपने वजूद के ही लिए। इस लेवल पर भी अगर हर आदमी सोचे तो ये बात आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात यह कि ट्रम्प की पॉलिसी क्या है। देयर हैज बीन चेंज ऑफ गार्ड इन वाशिंगटन जस्ट फ्यू डेज बिफोर। तो ट्रम्प की पॉलिसी क्या है? ट्रम्प की पॉलिसी जो है बहुत ही एल्यूसिव है एंड इट इज समथिंग विच इज नॉट न्यू। उसका पहला वाला टर्म भी बहुत ही एल्यूसिव था। इस वक्त अपने एल्यूसिवनेस को एक्सप्रेस करने के लिए ट्रम्प ने कहा है कि दैट इज नॉट आवर वार, कोट एंड कोट, इट इज ए देयर वार। इट इज ए कोट, दैट इज नॉट आवर वार, इट इज ए देयर वार, अनकोट।
नाउ एक कोटेशन दो हिस्सों में है, दैट इज नॉट आवर वार, ओके, इट इज ए देयर वार. हु इज दे? यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम दे. यू आर द चीफ पैट्रन, यू आर द चीफ हेल्पर, you are the chief provider of everything, including diplomacy and the morality and the weapons, to one of the party of them, Israel. So how can you get dissociate yourself from this? लेकिन इस एल्यूशनिव्स के अंदर कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कितना बड़ा पैराडॉक्स है. इस चीज को क्रिटिकली समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा उसके टीम को, उसके पॉलिसी को समझने के लिए. अभी तो अनफोल्ड आ रहा है. दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो उसके व्हाइट हाउस की जो टीम है उसमें मोर इजरायलीज, प्रो इजरायलीज हैं देन द प्रीवियस टीम, मोर हॉकिस हैं देन द प्रीवियस टीम्स. एंड ही हैज डन टू थिंग्स आते ही. एक तो कुछ ऐसे वीपन्स के कैटेगरी थे जिस पर प्रीवियस गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखा था कि इस तरह के वीपन्स इजराइल को नहीं सप्लाई करना है, एंड इट वाज नॉट सप्लाइड. आई एम नॉट गिविंग देम एनी काइंड ऑफ क्रेडिट, बट इट वाज नॉट सप्लाइड. नाउ द जेंटलमैन हैज लिफ्टेड इट. कोई पाबंदी नहीं है. इजराइलीज हैव एक्सेस टू एवरी काइंड ऑफ आवर आर्सेनल्स. कोई पाबंदी नहीं है. और दूसरा यह है कि जो अमेरिकन आकर वेस्ट बैंक में सेटल्स होते थे बाय अप्लाइंग देयर ब्रूटल फोर्स, उस पर प्रीवियस गवर्नमेंट ने एक तरह के पाबंदी लगा रखा था. नाउ दैट पाबंदी हैज बीन, दैट कर्ब हैज आल्सो बीन लिफ्टेड. तो वो बहुत बड़ा दो काम चंद दिनों में वो ट्रंप ने कर दिया है. तीसरी अहम बात यह है कि ट्रंप ने कहा है बहुत ही कैटेगोरिकली कि आई स्टैंड फॉर द रिवाइवल ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड. और यही अब्राहम अकॉर्ड का रिवाइवलिज्म, अमेरिकन क्वेस्ट टू रिवाइव इट एंड सऊदी पॉलिसी टू अडेप्ट टू इट इज गोइंग टू डिसाइड द अमेरिकन पॉलिसी इन द फ्यूचर एंड द अरब का क्या मौक़िफ़ होगा इस पे, यही सामने आ जाएगा. अब्राहम अकॉर्ड हम लोग जानते हैं कि इसका क्या मकसद था और किस तरह से अरबों के इसने कोऑप्ट किया इन इजरायली एक्सपेंशनिज्म्स में. अब इस वक्त अगर रिवाइवलिज्म हो रहा है तो सिर्फ फर्क ये है कि सऊदी अरबिया ने जो डेट इज नॉट वेरी क्लियर, हाईली एम्बिगुअस है, बहुत ही वीक है, जो अब्राहम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन पे जो उसने मौक़िफ़ अख्तियार किया है, उसमें ये कहा है सऊदी अरबिया ने कि जो अब्राहम अकॉर्ड है इसमें जो रुकावट है, जो इस वर्क रुका हुआ है, ये एक तरह का पॉज है. Everybody knows the meaning of the pause. Any time it can be lifted. तो एक तरह का ये पॉज है. दूसरा उसने ये कहा है कि अगर एक पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं आएगा तो अमेरिका, सऊदी अरबिया विल नॉट नॉर्मलाइज इट्स टाइज विथ इजराइल. अब यहीं पर लिटमस टेस्ट है इस स्टेट का, सऊदी अरबिया का, कि वाकई में वो स्टिक रह रहा है अपने पॉलिसी का या नहीं. और यही पूरे अरब खित्ते की पॉलिसी को डिटरमिन करेगा. और इसके मुतालिक मैं आज इतना बहुत ज़्यादा इस पर हम कह सकते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहता हूं कि इसलिए बहुत वीक आर्गूमेंट होगा. इतना मैं कह सकता हूं कि सऊदी अरबिया विल नेवर रिमेन स्टिक टू इट्स पब्लिक पोस्चर्स व्हाट एवर इट हैज मेड सो फार. जो अब तक पब्लिक पोस्चर इसने मेंटेन करे किया अब तक, उस पर वो नहीं रहेगा, कंप्रोमाइज करके ही छोड़ेगा. द काइंड ऑफ पॉलिसीज डोमेस्टिक लेवल पर जो सऊदी में चेंजिंग आ रहे हैं, ये उसका रिफ्लेक्शन है. दूसरी अहम बात यह है कि मिडिल इसमें, आई मीन पूरे अरब खित्ता में या वेस्ट एशिया में इसका क्या इम्पैक्ट है. तो इस वक्त का जो सूरत हाल है, यानी और इस जाहिर सी बात है उसी सूरत हाल में हमको अरब वर्ल्ड की जो तब्दीली को हम नोटिस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, उसको एक क्रिटिकल शेप दे सकते हैं. वो ये कि नॉट ओनली अरब्स आर टोटली डिसयूनाइटेड, जिसके बारे में मैं पहले ही बता दिया. अनफॉर्चुनेटली पैलेस्टीनियंस आर ऑल्सो वेरी डिसयूनाइटेड.
अब you just compare the Palestinians' response of Israeli carnage today and the carnage which happened took place in 2014. In 2014 वो भी गाजा में हुआ, वेस्ट बैंक में नहीं हुआ, लेकिन people of Israel, Palestinian origin, either inside the West Bank or in proper Israel, so-called inside Israel, they revolted and they participated and they paid heavy price in terms of their lives. This time West Banks में का स्ट्रीट बिल्कुल ही साइलेंस रहा है, ऑलमोस्ट रिलेटिव अगर सेंस में बात किया जाए तो बहुत ही साइलेंस रहा है। और जो पैलेस्टीनियन 20% हैं इजराइल के अंदर, वो टोटल साइलेंट रहे। तो इस वक्त जो पैलेस्टीनियन कौम है वो डिफैक्टो पहले तो टेरिटोरियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से बटा था, बट दे हैड सम काइंड ऑफ इमोशनल मोरल इम्पैथी विथ ईच अदर एंड यूनिटी। वो आज के दौर में बहुत ही वीक हो चुका है, सिर्फ वीक नहीं है और मायूसकुल मुकाम पर पहुंच चुका है कि किस तरह से जस्ट इन द नेबरहुड इतना मैसिव किलिंग हुआ जो इंसानी तारीख में इतना किलिंग नहीं हुआ, और जिसको लाइव टेलीकास्ट किया गया, किस तरह से उन्हीं के भाई बहन माएँ दूसरे खिते में बगावत नहीं की, उनका सर नहीं उठा। ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता। लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है ये ज्यादा जरूरी है। ये तो हमें 2 सेंटेंस में बता दिया, आप 10 सेंटेंस और ऐड कर लेंगे 2-4 लिटरेचर पढ़ के। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे जो साइकोलॉजी है कि महमूद अब्बास हैज बीन ट्रेंड एंड इंडोक्ट्रिनेटेड टू हैव गवर्नेंस इन अरब फैशंस, और उसको पैसे देकर और उसको ट्रेनिंग दे दी गई है। You don't think to having any kind of Palestinian nation in the state. You create some kind of the semblance of governance at the multiple level based on the structure of patronage and clientelisms. महमूद अब्बास ने उसी पैट्रोनेज एंड क्लाइंटलिज्म के नेटवर्क जो जीसीसी कंट्रीज में ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, अपने यहाँ मॉडल के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया है। और वो अब महमूद अब्बास जो है, इट इज रूलिंग टू द रूलिंग द पैलेस्टीनियन कम्युनिटी not in the name of the representative of all and therefore is accountable to all, but with the help of this kind of newly created structure of clientelism and patronage. वही सिस्टम जो आज जीसीसी में ऑपरेट कर रहा है, और it has resulted into the productions of a very dangerous kind of the psychology. Overwhelming Palestinians, and I am talking about the elite, I mean elite in relative sense, those who are well off, they are overwhelming, all of them are thinking in terms of how to become materially prosperous rather than to talk about independence, freedom, dignity, rights, nations, community, brotherhood. All these values loaded terminologies have gone off from them, and they have put down their weapons of morality, and even they are not in. महमूद अब्बास के 2 बेटे इजराइल के एमएनसीज में चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं। वन इज इन यूएसए एंड वन अदर इज इन दुबई। इस तरह की नेटवर्किंग जो क्रिएट किया गया उसमें वो एब्जॉर्ब हो गए। Now the Gazans have been left totally alone. Gazans have been totally alone. ये बड़ा ड्रेडफुल है सिनेरियो फॉर मी, ये हमसे भी डाइजेस्ट नहीं होता है। आज का अरब का जो डिसयूनिटी है, मैं अब पैलेस्टीन से हट के बात कर रहा हूं, आप लोग खुद अपने आप से पूछिए, कोई ऐसा एक इशू नहीं है जिस पर 2 अरब स्टेट्स एक पेज पे हो। यू जस्ट रिकॉल योर मेमोरी है, एक भी सिंगल इशू नहीं है जिस पर 2 अरब स्टेट्स एक पेज पे। तीसरी यहां बात यह है कि अरब के कुछ पावरफुल स्टेट्स और जिनका वाकई में कंट्रीब्यूशन है और जिनके साथ हमारी उम्मीदें जुड़ी थी, और देखिए मिसाल के तौर पर सूडान बेहतरीन वे में इवॉल्व हो रहा था,
हाउ इट इज ए फेसिंग इट्स ओन वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस। कहां से आया है? व्हाट इज हैपनिंग इन सीरिया? व्हाट इज हैपनिंग इन लिबिया? आई एम जस्ट कोटिंग 3 अरब स्टेट्स, और ये तीनों अरब स्टेट्स टोटली होमोजेनियस स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, लैंग्वेज एंड रिलीजन। इतनी होमोजेनियस एलिमेंट्स इतने पावरफुल स्ट्रांग होने के बावजूद अगर वो फ्रेगमेंटेशन का इंतजार का शिकार हो रहा है, तो इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी, कौन सी जहनियत कार्य फरमा है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारे आपकी इंटेलेक्ट से, रीच से आउटसाइड नहीं है। विद इन द एम्बिट, इट इज ए डेफिनेटली विद इन द एम्बिट ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल रीच। वी मस्ट रीच टू इट, फाइंड आउट द रियलिटी एंड रिफॉर्म आवर सेल्फ अकॉर्डिंगली व्हाई इट इज हैपनिंग। जो मशरिक वस्ता में इसका क्या असर होंगे? मशरिक वस्ता के 2 पावरफुल स्टेट हैं जो नॉन अरब है, वेस्ट एशिया के हैं लेकिन नॉन अरब हैं, तुर्की एंड ईरान। अब देखिए, बहुत ही आम जबान में बता रहा हूं, इन दोनों स्टेट से अरब का एक तरह के अजीब अप्रीहेंशन है। और अरब ने कभी भी पैलेस्टाइन के इश्यूज पे नॉन मुस्लिम के साथ तो नेगोशिएटिंग टेबल बैठ गया, लेकिन नॉन अरब मुस्लिम को आने नहीं दिया। वो तो जिसको हम लोग उम्मा का जो बात करते हैं, इसकी साइकोलॉजी को सामने रखना पड़ेगा। कभी भी अरब पैलेस्टाइन के इश्यूज पे जब वाईसी की बात आती है तो उसमें नॉन अरब चले जाते हैं, और उसमें उनका काम होता है जस्ट टू से लब्बैक टू सऊदी अरबिया, इससे ज्यादा नहीं। सऊदी अरबिया क्या कर रहा है उसको नहीं क्रिटिसाइज करना है, आपको पीछे खड़ा होकर लब्बैक कहना है। अरब लीग हमेशा ही डिसफंक्शनल रहा है। अरब ने कभी भी नॉन अरब्स को, और खासकर नॉन अरब जो वेस्ट एशिया से ही जिनका ताल्लुक है, जिसमें तुर्की एंड ईरान है, कभी भी ऑन बोर्ड लाने की कोशिश ही नहीं किया है। तो नतीजा ये होगा कि उस पॉलिसी में कोई तब्दीली आने को नहीं है, और वो दिन पर दिन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो नतीजा ये हुआ कि पैलेस्टाइन को डील करने के लिए अरब कभी भी नॉन अरब वेस्ट एशिया के जो और ममालिक है उसको बोर्ड पर नहीं लाएगा, और नतीजा ये होगा कि जो नेगोशिएटिंग टेबल होगी उसमें हमेशा एक वीकर पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर, डिस्पाइट हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मोरल क्लेम, it will never be able to assert itself on the negotiating table, and therefore it will never be able to achieve any kind of diplomatic success except humiliation and humiliations. उम्मीद की किरण कहां पे है? उम्मीद की किरण ग्लोबल राइज ऑफ ग्लोबल न्यू कॉन्शियसनेस है, और वो भी अल्लाह जाने, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, मैं दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अफ्रीका में है, यूरोप में है, वेस्ट एशिया में नहीं है, अरब दुनिया में नहीं। और हमें चाहिए कि हम इसी न्यू कॉन्शियसनेस को समझें और उससे फायदा उठाएं और उसको मजबूत करें। मैं यहीं पे इत्तफाक करना चाहता हूं, फिर कोई सवाल आएंगे तो मैं जो कुछ मौका मिलेगा फिर मांगूंगा।